नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं बच्चों। तो देखिए, इस पाठ से संबंधित चर्चाएं एवं बातें करते हैं बच्चों आगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले शुरू में हम बात करते हैं बिंदु से संबंधित बच्चों। तो देखेंगे, तो बिंदु से संबंधित बात करते हैं बच्चों। बिंदु क्या कहलाता है? तो बिंदु के बारे में लिखा हुआ है बच्चों। देखिए, कागज पर एक पेंसिल की नुकीले सिरे से एक चिन्ह डॉट अंकित कीजिए। सिरा का जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु एक स्थिति या अव्यवस्थिति निर्धारित करता है। तो हमने यहाँ पास क्या समझे बच्चों कि बिंदु जो होता है छोटा सा छोटा भाग कहलाता है। छोटा सा छोटा, जैसे मान लीजिए पेन की ये नुकीला सा नुकीला भाग समझ लीजिए। तो ये देखिए, हमने ये बिंदु बना दिया। ये बिंदु का रूप होता है। किसका रूप होता है बच्चों? अब आपको अब थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको और गहरापन में कर देते हैं वैसा, ठीक ना। लेकिन बिंदु जो होता है बिल्कुल छोटा सा छोटा रूप होता है, उसका कोई भाग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बिंदु जो होता है उसका भाग नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखिए, हमने इसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया तो इसका भाग किया जा सकता है बच्चों। इसका भाग किया जा सकता है। तो मतलब हम कह सकते हैं बिंदु के बारे में कि बिंदु जो होता है सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग कहलाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता बच्चों। तो चलिए बिंदु की परिभाषा लिख लेते हैं आगे। तो हमने यहां पास लिख दिया बच्चों, बिंदु वह भाग कहलाता है जिसका कोई भाग ना किया जा सके। मतलब बिंदु वह भाग कहलाता है बच्चों जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता है। मतलब सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम चीज कहला गई बच्चों। बिंदु वह भाग कहलाता है जिसका कोई भाग ना किया जा सके बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम बिंदु की परिभाषा लिख दिए हैं। और देखेंगे बच्चों, आप इसमें हमने उदाहरण लिख दिया बच्चों कि प्रकार का सिरा, प्रकार का जो प्रकार होता है बच्चों जिसको आप सुइया बोलते हैं, प्रकार का सिरा। तो सिरा मतलब सिरा नुकीला भाग बच्चों, ठीक है ना। पेंसिल का नुकीला सिरा, जब पेंसिल को आप चकड़ा लेते हैं तो वहां पास देखिए सिरा भाग उसका देखिए बिल्कुल नुकीला रहता है, वो कहलाता है। जो सिरा होता है वह बिंदु का उदाहरण होता है बच्चों। अब बात करते हैं रेखाखंड के बारे में बच्चों। तो देखेंगे रेखाखंड, रेखाखंड क्या कहलाता है। वैसे हम आपको पहले वीडियो में जब स्टार्टिंग में ये सब चीजों के बारे में बता चुके हैं बच्चों। तो रेखाखंड क्या कहलाता जाता है? रेखाखंड रेखा का ही भाग कहलाता है। रेखाखंड जो होता है बच्चों, रेखाखंड रेखाखंड रेखा का भाग कहलाता है। रेखा का भाग कहलाता है बच्चों, कहलाता है जिसमें प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दोनों होते हैं। जिसमें, क्योंकि ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, दोनों का अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं, दोनों के प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं जिसमें प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये रेखा कहला गया बच्चों। यहां पास हमने इसको रेखाखंड का रूप दे दिया। ए बी जो है रेखाखंड, या कि हम इसको इस स्टाइल से भी बना सकते हैं, ऐसे बिंदु की सहायता से। ये देखिए बच्चों, यहाँ ए नाम दे दीजिए, यहाँ बी नाम दे दीजिए, को नाम कुछ भी दे सकते हैं बच्चों आप। यह एक रेखाखंड के उदाहरण है बच्चों, ठीक है। उदाहरण के रूप में ये कहला जाएंगे। ये रेखाखंड का उदाहरण कहला गया बच्चों। अब बात करते हैं एक रेखा के बारे में। तो देखेंगे रेखा की परिभाषा भी लिखे देते हैं यहां पास। रेखा क्या कहलाती है बच्चों? रेखा में केवल लंबाई होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है बच्चों, केवल लंबाई होती है। यह दोनों ओर अपरिमित
रूप से अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है बच्चों। हमने क्या लिखा बच्चों, रेखा में केवल लंबाई होती है, यह दोनों ओर अपरिमित रूप से अनंत तक जाती है बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए ये रेखा हो गई, ये क्या हो गई बच्चों, रेखा हो गई। तो यह रेखा जो है इस साइड भी अनंत तक जाएगी और इस साइड अनंत तक जाएगी। इसमें केवल लंबाई होती है बच्चों, चौड़ाई से मतलब नहीं होता है, मोटाई से मतलब नहीं होता है इसमें, ठीक है। यह केवल लंबाई होती है, इसमें केवल क्या होती है बच्चों, लंबाई होती है। यह दोनों ओर अपरिमित रूप से अनंत तक जाती है, ठीक है बच्चों। तो यह रेखा का उदाहरण रहा। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बात करते हैं बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं बच्चों, देखिए यहां पास जरा ध्यान से। जैसे एक रेखा ए हो गई, ठीक है, और एक रेखा ए हो गई, ठीक है। तो ये दोनों, मान लीजिए इस रेखा का नाम यल है और इस रेखा का नाम क्या दे दें बच्चों, यल यम नाम दिए देते हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों। और इस बिंदु, मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों रेखाएं कैसी रेखा कहला गई बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु। इस तरह से बच्चों हमने प्रतिच्छेद बिंदु बोल दिया। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा लिख दीजिए बच्चों। ऐसी रेखाएं जब वे किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं बच्चों, एक दूसरे से टकराती हैं, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जब एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं बच्चों, ठीक है ना। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहां पास लिख देते हैं, तथा जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये दोनों रेखाएं टकरा रही हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहला गई बच्चों। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें हम कौन सा बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इस तरह से हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जाना बच्चों। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं के बारे में बच्चों, ठीक ना। तो देखिए ये रेखाएं एक दूसरे से टकराई बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कहला गई। और जो रेखाएं एक दूसरे से नहीं टकराती हैं आगे बढ़ाने पर भी बच्चों, तो वे रेखाएं क्या कहला जाती हैं, समांतर रेखाएं कहला जाती हैं, समांतर रेखाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं समांतर रेखाओं के बारे में बच्चों। ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ने पर भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें,
प्रतिच्छेद ना करें तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं बच्चों। वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती। कैसी रेखाएं बच्चों? ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ने पर भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं बच्चों। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम यहां उदाहरण दिए देते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई, ठीक है बच्चों, दूसरी रेखा ए हो गई। ये देखिए ये दूसरी रेखा हो गई, ठीक है। तो ये यल रेखा हो गई और ये कौन सी रेखा हो गई? यम रेखा हो गई बच्चों। अब ये आगे बढ़ने पर चाहे आप इस साइड बढ़ाइए चाहे आप इस साइड बढ़ाइए, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगे? समांतर रेखाएं कहलाएंगी बच्चों। और एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहे, जिनके बीच की दूरियां हमेशा समान रहे, वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। देखिए बच्चों, यहां पास जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहां पास भी है। यहां पास प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी रहे बच्चों, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं किरण के बारे में बच्चों। तो देखेंगे किरण के बारे में। तो किरण के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो किरण में केवल लंबाई होती है बच्चों। किरण में केवल लंबाई होती है। लंबाई होती है। किरण में केवल लंबाई होती है बच्चों। और किरण जो होता है एक बिंदु से प्रकट होता है। इसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता बच्चों। किरण में केवल प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो किरण में क्या रहता है बच्चों? किरण जो, जैसे मान लीजिए आप सुनी होंगी बच्चों, सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण कहां से प्रकट होती है बच्चों? सूर्य से प्रकट होती है। सूर्य की किरण सूर्य से प्रकट होती है बच्चों। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यहां पास आपका ये सूरज कहला गया। ये क्या कहला गया बच्चों? ये सूरज कहला गया। अब देखिए सूर्य से क्या निकल रही है? किरणें निकल रही हैं बच्चों। ये क्या निकल रही हैं? किरणें। ये देखिए ये क्या है बच्चों? किरणें। तो आप ये कह रहे हैं कि सूर्य की किरण कहां से निकलती है? सूर्य से निकल रही है, लेकिन कहां तक जाएंगी बच्चों? ये आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसका अंतिम बिंदु नहीं पता चलता है बच्चों। तो किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं पता होता है। तो ये कहला गया किरण। तो इसका प्रारंभिक बिंदु कहला गया बच्चों। इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं कह पाओगे बच्चों। बात समझ में आया? तो किरण में केवल प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु नहीं होता है बच्चों। तो इस तरह से हमने परिभाषा कर दिया बच्चों। और देखेंगे आगे। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों में। तो देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.1। तो यहां लिख लेते हैं आगे प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 का पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं बच्चों कि पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। निम्न के नाम लिखिए। तो कह रहा संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। देखिए बच्चों इस तरह से ये चित्र बना हुआ है बच्चों। यहाँ DEOBC लिखा हुआ है बच्चों। कह रहा 5 बिंदु के नाम बताइए। A नंबर में, B नंबर में 1 रेखा, C में 4 किरणें और D में 5 रेखाखंड बोला गया बच्चों।
तो चलिए हम यहाँ पास चित्र को देखते हुए यहाँ पास 5 बिंदु, एक रेखा, 4 किरणें, 5 रेखाखंडों के नाम बता रहे हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारे किताब में चित्र बना हुआ पहले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में पहले शुरू में हमसे पूछा 5 बिंदु, 5 बिंदु बच्चों। तो 5 बिंदु यहां पास हम बता सकते हैं। देखिए बच्चों, ओ है, बी है, सी है, ई है और डी है बच्चों। तो बता दीजिए बच्चों यहां पास। देखिए बी ओ सी, बी ओ सी, डी और बच्चों ई है। 5 बिंदु हमसे पूछा है, हमने 5 बिंदुओं के नाम बता दिए बच्चों इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में हमसे क्या पूछा है, ये पहले नंबर का प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये ए नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया। तो बी नंबर में हमसे क्या पूछा है, एक रेखा, एक रेखा। ठीक है बच्चों, तो यहां पास हमको एक रेखा बताना है। तो देखिए हम रेखा इस तरह से बता सकते हैं, डीई भी एक रेखा कहला जाएगी, डीई भी एक रेखा कहला जाएगी यहां से यहां तक। और यहां से हम डीबी को भी बोल सकते हैं, ईओ को भी बोल सकते हैं, ओबी को भी बोल सकते हैं। बात समझ में। देखिए सबसे आगे शुरू में हम पूरी रेखा जो दिखाई दे रही है आपको यहां पास, देखिए डी बी, डी बी, ये रेखा का निशान हमने बना दिया बच्चों, डी बी। ठीक है ना। अभी बताइए हम डीई को भी बता सकते हैं, डीई को भी बता सकते हैं बच्चों। ये देखिए डीई, ये डीई, ईओ भी बता सकते हैं, ईओ। ठीक है, और ओबी भी बता सकते हैं बच्चों, ओ बी। ये देखिए इस तरह से ये रेखा कहला जाएंगी। क्या कहला जाएंगी बच्चों, रेखा कहला जाती है। सी नंबर में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, 4 किरणें, 4 किरणें। ठीक है बच्चों, तो 4 किरणें देख लीजिए आगे आप। यहां पास देखिए हम ओडी भी बता सकते हैं, ओई भी बता सकते हैं, ओसी बता सकते हैं और ओ भी बता सकते हैं। ठीक है, ओडी, ओ से प्रारंभ हुई कहाँ की ओर जा रही है, डी की ओर जा रही है। ओ से प्रारंभ हुई कहाँ की ओर जा रही है, ई की ओर जा रही है। देखिए हमने किरण का निशान भी बना दिया इस तरह से। ओ से प्रकट हो रही है, सी की ओर जा रही है। ओ से प्रकट हो रही कहाँ की ओर जा रही है, बी की ओर जा रही है। इस तरह से हमने 4 किरण के नाम बता दिए बच्चों। ठीक है ना। डी नंबर में हमसे 5 रेखाखंड पूछा है बच्चों, 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड बता दीजिए। देखिए डीई रेखाखंड, ईओ रेखाखंड, ओबी रेखाखंड, इस तरह से। और यहां से हम ई बी भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओडी भी बता सकते हैं। तो देखिए आगे हमने तो बता दिया डीई रेखाखंड में आपको लाइन बस खींचना पड़ता है बच्चों। फिर डीई, ईओ बता दो इस तरह से, ओ बी बता दीजिए। ठीक है, डी ओ ले लीजिए, डी ओ ले लीजिए और डी बी ले सकते हैं आप, डी बी। इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये 5 रेखाखंड कहला गए बच्चों। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम बताना है बच्चों, सभी संभव प्रकारों के नाम। तो देखिए यहां पास हमको इस तरह से चित्र दिया गया है बच्चों, इस तरह से चित्र दिया गया है। अब यहां पास हम रेखाखंड के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहां पास कहां से कहां तक दिया गया, ए बी सी डी दिया गया है बच्चों। तो हम एक बार ए बी ले लो, फिर ए सी ले लो, फिर ए डी ले सकते हैं, फिर हम बी सी भी ले सकते हैं, बी डी भी ले सकते हैं। मतलब जितना हो सके उतना रेखाखंडों के नाम बताना है बच्चों। तो चलिए बता देते हैं। तो हमें इस तरह से चित्र बना हुआ है बच्चों। देखिए हम यहाँ पास रेखाखंडों के नाम लिख लेते हैं जितना हो सके। तो यहाँ पास जैसे मान लीजिए हमने ए बी बता दिया बच्चों, ये ए बी कहला गया। फिर हम ए सी बता देते हैं, ए सी बता दिए बच्चों। फिर ए डी बता देते हैं। देखिए ए बी ले लिए, ए सी ले लिए, फिर ए डी ले लिए बच्चों। ठीक है ना। अब क्या ले लें, बी सी ले लेते हैं बच्चों, बी सी ले लिए। अब क्या ले लें बच्चों, यहाँ से देखिए हमने बी सी ले लिया, अब बी डी ले लीजिए, ए बी डी ले लिए। ठीक है, अब सी डी ले चुके हैं, क्या नहीं लिए हैं बच्चों, तो सी डी ले लेते हैं आप। अब देखिए यहां भी बता सकते हो बी ए, हमने बी ए बता दिया बच्चों।
अब यहाँ से सी ए भी बता सकते हैं, सी ए, क्योंकि बोला है ना जितना संभव हो सके उतना बताइए आप, ठीक है बच्चों। तो हमने सी ए भी बता दिया, डी ए भी बता सकते हैं। वैसे हमने तो ए डी तो बता दिया है, लेकिन अब जितना संभव हो सके उतना बताइए, ये कहा है तो हम डी ए भी बता सकते हैं, और सी बी भी बता सकते हैं, और डी भी बता सकते हैं बच्चों, ठीक है, डी भी बता दिया हमने, और डी सी भी बता सकते हैं, डी सी। इस तरह से बच्चों हमने कई नाम बता दिए। अब यहाँ पास ऐसा है कि हाँ एक रेखाखंड के दो दो बार हमने नाम बता दिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया जितना संभव हो सके उतना बताइए बच्चों। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये सभी संभव प्रकारों के नाम है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। संलग्न आकृति को देख करके क्या लिखना बच्चों, नाम लिखना है। देखिए चित्र बना हुआ है बच्चों, इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, ऐसे ऐसे रेखाएं हैं। अब यहाँ पास पहले नंबर क्वेश्चन में ए नंबर में कह रहा है बच्चों रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो मतलब बिंदु ई सम्मिलित है, जरा ध्यान से देखिए चित्र में बच्चों, ये बिंदु ई है बच्चों, तो बिंदु ई जो है सम्मिलित है कौन सी रेखा में, इस वाली रेखा में और इस रेखा में। तो इस रेखा का नाम हम ए ई बोल देंगे और इस रेखा का नाम या फिर ई बोल देंगे, इस तरह से बच्चों। अब कहता है ए से होकर जाने वाली रेखा, बी नंबर में कह रहा है बच्चों ए से होकर जाने वाली रेखा। तो अब ए से होकर जाने वाली रेखा, देखिए ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी कहलाएगी, ये बिंदु तो ए ये कहला गया बच्चों, ठीक है। अब ए से होकर जाने वाली रेखा यही कहला जाएगी, देखिए ये पूरी ए ई कहला जाएगी बच्चों, ए ई कहला जाएगी, ठीक है। कौन सी रेखा कहला जाएगी, ए ई, क्योंकि हमसे ए से होकर जाने वाली रेखा पूछा बच्चों। तो ए से होकर के केवल एक ही रेखा जा रही है, कौन सी रेखा जा रही है बच्चों, ए ई, ठीक है। अब वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो ओ किस पर स्थित है बच्चों, देखिए इस सी ओ रेखा पर स्थित है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, एक रेखा ए प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा ए वाली प्रतिच्छेद करती है, मतलब सी ओ ए ई और एफ ई ए ई। इस तरह से हम नाम बता सकते हैं बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख करके बताते हैं आपको। तो देखिए बच्चों इस तरह से हमारा डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है बच्चों। अब इसमें हमसे कहता है कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, इस तरह से बच्चों रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, कौन कौन सी रेखाएं बच्चों, ए ई रेखा कहला जाएगी, ठीक है, ए ई रेखा। और कौन सी रेखा कहला जाएगी बच्चों, यफ है ई, यफ है ई, इस तरह से बच्चों। तो बी में कहता है ए से होकर जाने वाली रेखा बच्चों। तो ए से होकर जाने वाली रेखा, देखिए ए ई कौन सी रेखा बच्चों, ए ई भी बता सकते हैं, ए बी भी बता सकते हैं, ए डी भी बता सकते हैं। तो ए से होकर जाने वाली रेखा हम यहाँ ए ई बता देते हैं बच्चों, ठीक है। कौन सी रेखा, ए ई। आप ए बी भी बता सकते हैं, ए डी भी बता सकते हैं, ए ई भी बता सकते हैं, बी डी भी बता सकते हैं, डी ई भी बताया जा सकता है बच्चों, ठीक है। देखेंगे सी नंबर। अब इसमें कहता है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है बच्चों। तो बताइए यहाँ ओ किस पर स्थित है बच्चों, यहाँ पास ओ जो है सी ओ पर रेखा पर स्थित है। तो यहाँ लिखे देते हैं सी ओ रेखा, कौन सी रेखा बच्चों, सी ओ पर स्थित है, ठीक है। इस तरह से मतलब ओ कौन सी रेखा पर स्थित है, सी ओ रेखा पर स्थित है बच्चों, या कि ओ सी लिख सकते हैं। डी में कहता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म। देखिए बच्चों ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इस बिंदु पर, कौन सी रेखा है, ए ई सी ओ, ये हो गया। और ए ई और कौन सी बच्चों, यफ ई, यफ ई, यफ ई बच्चों, ठीक है। यहाँ पास रेखा का निशान भी बनाए देते हैं इस तरह से, ये देखिए बच्चों, ठीक है। ये दो युग्म जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। देखेंगे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए बताइए बच्चों एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं। और दो बिंदु से बच्चों, दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जाती है। देखिए कैसे हम आपको बता रहे हैं। तो चौथे के ए नंबर में पूछा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची
जा सकती है। ठीक है बच्चों, कैसे? देखिए, जैसे एक बिंदु ये हो गया, तो हम कहते हैं यहां से आप एक रेखा ये खींच दिए। ठीक है, अब देखिए ये दूसरी रेखा खींच दिए, ये तीसरी रेखा खींच दिए, ये चौथी रेखा खींच दिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये देखिए पांचवी रेखा खींच दिए। अब देखिए ना, यहाँ पास आप तो आप अभी और खींच सकते हैं ना, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसलिए हमने बता दिया अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आप खींचते जाइए, जल्दी जल्दी खींचते जाइए, आप गिन न पाएंगे कितनी रेखाएं खींच दी है। मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसमें पूछा दो बिंदु से, कितने बिंदु से बच्चों? दो बिंदु से। तो दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है बच्चों। केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, तो यहां से कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप? ये देखो, एक है तो रेखा खींच पाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पास दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक रेखा खींची जा सकती है बच्चों। देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। मतलब रफ आकृति बनाना है बच्चों, चित्र बनाना है, और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। कहता बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। आगे आप एक रेखाखंड बनाओ बच्चों, उस पर P स्थित कर दो। ठीक है, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हूँ। रेखा L पर E और F स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है बच्चों। फिर कहता OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। OP तथा OQ ये दोनों रेखाओं के चित्र दिया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, देखो निशान बना हुआ है, तो बिंदु O पर मिलती है। तो चलिए इनका हम चित्र बना करके बताते हैं बच्चों आपको। इसमें बोला गया बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो चलो हम आगे एक रेखाखंड बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये क्या बन गया हमारा? रेखाखंड। यहाँ A नाम दे दिए, यहाँ B नाम दे दिए। इस पर हमको क्या करना है? P स्थित कर देना है। तो ये देखिए हमने क्या स्थित कर दिया बच्चों? P। तो इस तरह से रेखाखंड पर हमें P स्थित करना था बच्चों। बी नंबर में कहता है बच्चों, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा बना दिया XY, एक रेखा बना दिया बच्चों PQ। ठीक है, ये हो गया P और यहाँ हो गया Q। अब ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है बच्चों? बिंदु P पर। इस तरह से हमने इसका डायग्राम बना दिया बच्चों। सी नंबर में बोला गया बच्चों, रेखा L पर E और F स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा ये बना दिया बच्चों, L रेखा, इस पर E स्थित है और E स्थित है, और बच्चों F स्थित है, लेकिन D स्थित नहीं। तो D को आप क्या कर दीजिए बच्चों? बाहर कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, देखेंगे D नंबर। इसमें कहा गया है बच्चों कि OP और OQ, ये रेखा का निशान बना हुआ है बच्चों, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेखा A बना दिया बच्चों और एक रेखा A बना दिया बच्चों। यहाँ पास हमने नाम दे दिया OP OQ। देखो दोनों में O कॉमन है, तो हम O यहाँ नाम दिए देते हैं। ठीक है, और यहाँ नाम दे दिए P और यहाँ नाम दे दिए Q। तो OP OQ बिंदु O पर मिलती हैं, इस तरह से बच्चों। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसी में बता देते हैं बच्चों, और आपको जो है तो हम लास्ट में आंसर लिख करके भी बता देंगे कौन सा पॉइंट कैसा क्या है। ठीक है, लिख करके भी बता देंगे, लेकिन अभी आपको समझते चलना है। ये पॉइंट क्या करते चलना बच्चों? समझते चलना है। तो देखेंगे ए नंबर में कह रहा है क्यों। देखिए आगे ये चित्र देख लीजिए बच्चों, ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ बच्चों। यहाँ PNOM लिखा हुआ है। अब यहाँ पास कहता है क्यों, ये बिंदु क्यों जो है MON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। MN पर, तो MN यहाँ से यहाँ तक कहलाया बच्चों। MN जो है यहाँ से यहाँ तक कहलाया।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास बात किसके बारे में हो रही है, रेखा जो होती है बच्चों वो तो अनंत तक भागती है, रेखा का अंतिम बिंदु तो होता ही नहीं है। तो आप चाहे यम एन बस बोल दो चाहे यम ओ बस बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो बच्चों, लेकिन वो पूरी रेखा ही मानी जाएगी यदि इसके सिद्धांत में बढ़ती जाएगी और कोई भी बिंदु होगा सभी बिंदु आ जाएंगे। अब चाहे छोटा नाम लो चाहे बड़ा नाम लो। तो कह रहा क्यू यम ओ यन और पी रेखा यम यन पर स्थित है। तो हाँ यम से यन, तो यम यन में ये सभी बिंदु स्थित है बच्चों, क्योंकि रेखा बढ़ती जाती है बच्चों। यहाँ रेखा का निशान बना हुआ है, रेखा लिखा भी है। तो इसमें हम लिखेंगे सत्य कथन। कैसा कथन बच्चों, सत्य कथन। फिर क्या कहता है बच्चों, यम ओ और यन, यम ओ यन रेखाखंड यम यन पर स्थित बिंदु। हाँ देखो बच्चों अब इसमें लिख दिया रेखाखंड, क्या लिख दिया है, रेखाखंड। तो यम से लेकर यन तक बस देखना, यम से लेकर के यन तक बस देखना है। तो यम से लेकर यन तक में यम बिंदु भी है, ओ बिंदु भी है, यन बिंदु भी है। तो यम ओ यन बिंदु स्थित है, सत्य कथन बच्चों। इसमें भी सत्य लिख लीजिए। फिर यम और यन रेखाखंड यम यन की अंत बिंदु हैं। तो वैसे ही पता चल रहा है कि यम और यन रेखाखंड यम यन के अंत बिंदु रहेंगे बच्चों, ठीक है। सत्य कथन इसमें भी रहेगा। ओ और यन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु नहीं, बिल्कुल नहीं। ओपी के अंत बिंदु ऐसा थोड़ी होता है। देखिए यदि रेखाखंड बोला है तो रेखाखंड बोला है यहाँ पास, तो रेखाखंड का बिंदु ओ अंत बिंदु होगा, पी अंत बिंदु होगा बच्चों। यहाँ यन थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। आएगा क्या बच्चों, नहीं आएगा। असत्य कथन मान लीजिए डी नंबर में। ई नंबर में क्या कहता है, यम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। ये बताइए कि क्यू ओ जब यहाँ बोले हो तो दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु हो जाएगा, क्यों एक बिंदु होगा, ओ यम थोड़ी होगा, नहीं होगा बच्चों। तो ये भी असत्य कथन। फिर कहता है यम किरण ओपी पर एक बिंदु है। तो ओपी देख लो जरा ध्यान से, ओपी, तो ओपी बच्चों ऐसे जा रहा है, देखो ना, देखो यहाँ चित्र में ओ से पी की ओर जा रहे हो आप। जब ओ से पी की ओर जा रहे हो तो कहीं आपको यम नजर आएगा, यहाँ पास नहीं आएगा नजर बच्चों। असत्य कथन। कैसा कथन बच्चों, असत्य कथन, ठीक है ना। अब जी नंबर देखेंगे बच्चों। तो जी नंबर में क्या कहता है, किरण ओपी से भिन्न है, सॉरी किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। चलो देख लेते हैं। ओपी इस साइड जा रहा है, क्यूपी भी तो उसी साइड जा रहा है बच्चों, तो क्या भिन्न माना जाएगा। देखो ओपी ऐसे जा रहा है और क्यूपी भी ऐसे ही जाएगा बच्चों, तो क्या भिन्न माना जाएगा, नहीं माना जाएगा बच्चों। तो कहता है भिन्न है, भिन्न किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है बच्चों। क्या, तो क्या मार देंगे बच्चों, असत्य कथन। अब आगे क्या कहता है, किरण ओपी वही है जो किरण ओ यम है। किरण ओपी कहाँ है बच्चों, ओपी, ठीक है। ओपी वही है जो किरण ओ यम है, नहीं बिल्कुल नहीं है बच्चों। ओपी इस साइड जा रही है, ओ यम इस साइड जा रही है। तो कह रहा है इसमें किरण ओपी वही है जो किरण ओ यम है, नहीं है बच्चों, असत्य कथन। कैसा कथन, असत्य कथन। आई नंबर में क्या कह रहा है, किरण ओ यम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओ यम ओपी के, अरे क्यों नहीं है, ओपी ओ यम इस साइड जाता, ओपी इस साइड जाता, कहता विपरीत नहीं है, विपरीत है बच्चों, ठीक ना। असत्य कथन। कैसा कथन, असत्य कथन मार देंगे इसमें। फिर कहता है, एक मिनट बच्चों आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, ठीक है, हाँ देख लीजिए फिर से। किरण ओ यम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे थे। किरण ओ यम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। तो किरण ओ यम किरण ओपी के विपरीत नहीं है बोला है बच्चों। तो ये बताइए यहाँ पास है कि ओ यम इस साइड जाएगा ना, ओ यम इस साइड आओगे बच्चों, ओ यम, और ओपी कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा बच्चों। तो क्या विपरीत नहीं है, इस साइड है इस साइड जा रहा है, तो क्या विपरीत नहीं है, विपरीत है। ये बोलता नहीं है, तो असत्य कथन बच्चों, ठीक है ना। जे नंबर में क्या कहता है, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है। तो यहां से पता चलता है कि ओ जो है प्रारंभिक बिंदु माना जाएगा, ये कहता है नहीं है, असत्य कथन। फिर कहता है यन किरण यन पी और यन यम का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल नहीं, यन पी यन यम इनका क्या रहेगा, प्रारंभिक बिंदु रहेगा, सत्य कथन बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम इनका लिख करके बताई देते हैं बच्चों। हिंदी अब हम नहीं लिखेंगे, आपको समझा दिए हैं। तो छठवें नंबर में, छठवीं का ए नंबर बच्चों
हमें क्या बोला है, क्यू यम ओ एन पी रेखा यम एन पर स्थित बिंदु है। तो हमने क्या बताया था बच्चों, सत्य कथन। क्या बताया था, सत्य कथन बच्चों, ठीक है ना। फिर बी नंबर में बच्चों, बी नंबर में बोला गया है यम ओ एन रेखाखंड यम एन पर स्थित बिंदु है। इसको भी मार दीजिए बच्चों, सत्य कथन, ठीक है। सी नंबर में हमने क्या बोला था, यम और यन रेखाखंड यम यन के अंत बिंदु हैं, बिल्कुल सत्य कथन बच्चों, सत्य लिख दीजिए। फिर डी नंबर में क्या बोला गया है, डी कहता ओ और यन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं, कैसे अंत बिंदु होंगे, नहीं होंगे, असत्य कथन, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे ई नंबर, ई नंबर में क्या कह रहा था, यम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, नहीं है, असत्य कथन बच्चों, असत्य। ई के बाद यफ नंबर देखो बच्चों, यफ नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है यम किरण ओपी पर एक बिंदु है, ओपी ओपी पर तो नहीं है, नहीं बच्चों, असत्य कथन, असत्य कथन। यप के बाद जी नंबर देख लीजिए बच्चों, कहता किरण ओपी से भिन्न है, सॉरी किरण क्यूपी से भिन्न है, ओपी क्यूपी नहीं, दिशा तो एक ही है ना बच्चों, तो सत्य कथन, ठीक है। जी के बाद एच नंबर में बच्चों, किरण ओपी वही है जो किरण ओ यम है, किरण ओपी ओ यम नहीं, असत्य कथन बच्चों, वही नहीं है, अलग अलग दिशा, अलग अलग बच्चों। एच के बाद आई नंबर में देखो, आई नंबर में कहता है किरण ओ यम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ओ यम ओपी के विपरीत है, असत्य कथन बच्चों, असत्य, ठीक है। आई के बाद जे नंबर बच्चों, जे नंबर में क्या कहता है, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है, नहीं है, जबकि है बच्चों, असत्य कथन, असत्य कथन, असत्य बच्चों, ठीक है। जे के बाद के नंबर में चलते हैं, कहता है यन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, सत्य कथन बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।